हेलो व्यूअर्स, आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आप सभी को एक बार दिल से हार्दिक आभार है कि आपने इस चैनल पर अपना भरोसा जताया है और लगातार इसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग हम तक प्रेषित कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, यह टॉपिक कक्षा 12वीं के भूगोल पाठ्यक्रम से संबंधित है। जो व्यूअर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना है कि 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु को पहले से भी इस पर डाला गया है। आप इसे सब्सक्राइब करके या प्लेलिस्ट से जा करके उसे व्यू कर सकते हैं और अपना कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के इस कड़ी में हमने मानव भूगोल जो कक्षा 12वीं के लिए पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, उसके तहत खंड ए में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे हर वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चैप्टर का नाम है मानवीय क्रियाकलाप। यह चैप्टर कक्षा 12वीं के जो खंड ए है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे एक नंबर वाले प्रश्न के साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़ा जाता है। तो ये आप स्टूडेंट्स के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि इसको बड़े ही बारीकी से करने का प्रयास करेंगे और इसमें मेरा भी सहयोग आपके साथ रहेगा। तो आइए अगले कुछ पल मेरे साथ आप यहाँ बिताएं और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप अपने पेन और पेपर के माध्यम से नोट करें, ताकि एक या दो बार सुनने के बाद आप उसका रिवीजन कर सकें। मैंने इसके लिए बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस हर पहलुओं को देने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। तो आइए हम लोग इसमें मानवीय क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। मानवीय क्रियाकलाप, जिसे दूसरे नाम आर्थिक गतिविधि से भी जाना जाता है, इसका इंग्लिश ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है। तो मानवीय क्रियाकलाप, जैसा कि नाम से ही जाना जा रहा है, परिभाषा के तौर पर भी हम इसे जान सकते हैं। कई बार मानवीय क्रियाकलाप का सीधे सीधे परिभाषा भी पूछ दिया जाता है कि मानवीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं या मानवीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो परिभाषा नोट कर लें, फिर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मानवीय क्रियाकलाप की परिभाषा क्या है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अथवा सुखमय जीवन जीने के लिए जो कार्य करता है, जिससे उसे आय की प्राप्ति होती है, वह मानवीय क्रियाकलाप कहलाता है। अर्थात आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों को कुछ न कुछ करते हुए देखा होगा। उन सभी का मकसद एक ही होता है कि उससे धन की प्राप्ति की जाए। तो मनुष्य जीवन यापन करने के लिए, अर्थात सुखमय जीवन जीने के लिए जो कुछ भी कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो उसे धन की प्राप्ति होती है, वह उसका क्रियाकलाप कहलाता है। और यही क्रियाकलाप चूंकि मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसे मानवीय क्रियाकलाप कहा जाता है। तो मानवीय क्रियाकलाप को आप समझ गए और मानवीय क्रियाकलाप की परिभाषा आपके बोर्ड पर अंकित है। आप इसे नोट करके इसे अपने ज़हन में सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अथवा सुखमय जीवन जीने के लिए जो कार्य करता है, जिससे उसे आय अर्थात इनकम की प्राप्ति होती है, वह मानवीय क्रियाकलाप कहलाता है। अब एक प्रश्न आ जाता है कि मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उदाहरणों की भी बहुत अच्छी खासी मायने हो जाती है। तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि कृषि करना, उद्योग लगाना, व्यापार करना, शिक्षा देना, परिवहन से जुड़े हुए कार्य करना, संचार के क्षेत्र में कार्य करना, अनुसंधान या खोज करना और विभिन्न प्रकार के नीति या नियम का निर्धारण करना या नीति या नियम या कानून बनाना,
ये भी बहुत से सारे कार्य हैं और इसमें बहुत से लोग लगे हुए हैं और इसी के माध्यम से उसे धन की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सभी मानवीय क्रियाकलापों में शामिल किया गया है। तो मानवीय क्रियाकलाप से जुड़े हमने तथ्यों को अर्थात उसके परिभाषा को और उसके उदाहरण को जाना। अब यहाँ हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य कुछ न कुछ कार्य जरूर करते रहा है। उन सभी का उद्देश्य उसका एक ही रहा है कि हम इससे अधिक धन कमाने का प्रयास करें। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक जो मनुष्य के क्रियाकलाप में फेरबदल हुआ है, उसका जो एक पदानुक्रम चला है, उसका जो एक सिस्टम चला है, आइए हम उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मानवीय क्रियाओं का क्रम अर्थात मनुष्य प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ का मतलब यहाँ हो गया कि जब मनुष्य असभ्य था, अर्थात जिस रूप में आज हम अपने आप को देखते हैं इस अस्तित्व में नहीं था, उस समय से वहां भी मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कार्य करता था। और आज तो हम एकदम सजीले रूप में सबके सामने हैं। तो यहाँ जो कार्य का तरीका है वो बहुत सारा परिमार्जित हो गया है। तो हम प्रारंभ से लेकर और आज तक की यात्रा क्रम को देखें तो हमें कार्यों का एक लिस्ट मिल रहा है, जिसे हम यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ देखिए, ये मानवीय क्रियाओं का क्रम है, उसका एक सीरीज है कि पहले कहाँ से शुरू किया और अब कहाँ तक आके पहुंचा है। तो प्रारंभ में जब मानव असभ्य था अर्थात जंगलों में घूम रहा था, तो वहां जो उसकी क्रियाएं थी वो आखेट या संग्रहण। यहाँ आखेट का मतलब शिकार से होता है। प्रारंभ हम जानते हैं कि जब मनुष्य जंगलों में रहा करते थे तो वो जानवरों को पकड़ने का, मारने का कार्य करते थे, जिसे आखेट कहा जाता था। और उसके जो अवशेष हो जाते थे, ज्यादा जानवर पकड़ा आ जाता था तो उसे वो पकड़ कर रख लेते थे, जो संग्रहण का मतलब बना। तो आखेट या संग्रहण ये मनुष्य की सबसे प्रारंभिक क्रियाएं हुआ करती थी। उसके बाद जो मनुष्य का क्रिया शुरू हुआ वो था पशुचारण, और उसके साथ साथ कृषि आ गया। तो पशुचारण दूसरे स्तर पर आ गया। फिर और आगे सभ्यता बढ़ी तो पशुचारण के बाद कृषि करना शुरू किया गया, और कृषि जैसे ही हुआ तो उसका फिर प्रसंस्करण हो गया, उसके रूप परिवर्तित होने लगे, तो उद्योग का समय आ गया। तो कृषि के बाद जस्ट जो एक नई श्रृंखला आई कार्यों की वो उद्योग हो गई, और उद्योग के बाद फिर व्यापार आ गया। व्यापार के बाद सेवाएं आ गई, क्योंकि व्यापार भी एक प्रकार का जो है वो सेवा है, तो व्यापार आ गई। और सेवाओं के बाद उसका विस्तारीकरण हो गया, तो सेवाओं का विस्तार हो गया। अब जब सेवाओं का विस्तार हो गया तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां आने लगी, उसमें बहुत सारे अवरोध आने लगे, तो उनको दूर करने के लिए नियम और कानून बनाए जाने लगे, तथा उसमें कुछ नए नए अन्वेषण, अनुसंधान या खोज होने लगे। तो अनुसंधान एवं नीति निर्धारण का कार्य शुरू हो गया। तो इस प्रकार मानवीय क्रियाओं को एक क्रम में लाया गया, जिसकी सूची आपके सामने थी। आप इसको भी देख सकते हैं और इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि कब के बाद, किस परिस्थिति के बाद कौन सा कार्य सामने आया। ये सभी क्रियाएं मनुष्य के द्वारा ही की जा रही हैं और की गई थी। ये जो क्रियाएं हैं, हमने अभी जिन क्रियाओं को देखा, बाद में इन्हीं क्रियाओं को वर्गीकृत कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। और इस कैटेगराइज को संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व स्तर की संस्था है, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, ये यूएनओ ने भी इसे स्वीकृति प्रदान की और यूएनओ का भी इसे समर्थन प्राप्त हुआ। तो आइए अब हम बात करते हैं जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं, उनके प्रकारों के बारे में, उनके भेदों के बारे में। तो मानवीय क्रियाकलाप के प्रकार, अगला हेडिंग है हमारा मानवीय क्रियाकलाप के प्रकार। ये देख लीजिए कितने प्रकार हैं। अभी तक आप बहुत से लोग मानवीय क्रियाकलापों के 3 प्रकार का अध्ययन किया होगा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य तक मानवीय क्रियाकलाप को अर्थात मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 5 श्रृंखला में, 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए हम लोग जान लेते हैं ये कौन से 5 से प्रकार हैं।
तो मानवीय क्रियाकलाप के प्रकार आपने जान गया कि इस क्रियाकलाप के प्रकार को किसका समर्थन प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का भी समर्थन प्राप्त है और इस पर उसकी भी स्वीकृति है कि मानवीय क्रियाकलाप जो है वो 5 प्रकार की निर्धारित की गई है। जो सबसे पहला प्रकार है मानवीय क्रियाकलाप का, उसे हम नाम के आधार से ही प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसे हमने कहा प्राथमिक क्रियाकलाप, इसका इंग्लिश वर्ड भी है, हम इसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। दूसरा है, नाम से ही क्लियर हो गया, दूसरा द्वितीयक क्रियाकलाप और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। तीसरे नंबर पर है तृतीयक क्रियाकलाप अर्थात टर्शियरी एक्टिविटीज। चौथे नंबर पर है चतुर्थक क्रियाकलाप अर्थात क्वार्टरनरी एक्टिविटीज और आखिर में जो 5वें नंबर पर है और इसका वर्गीकरण वर्तमान समय में किया गया है, यह है पंचम क्रियाएं और इसे कहा जाता है क्वाइनरी एक्टिविटीज। व्यूअर्स, यहाँ एक बात जान लेना जरूरी है कि आप यदि हिंदी पृष्ठभूमि से हैं तो इनके इंग्लिश नामों का भी जरा अवलोकन कर लें और इनको भी याद करने का प्रयास कर लें, क्योंकि कभी कभी हिंदी नाम न दे करके इनके इंग्लिश नाम से ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश नामकरण जरूर अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। तो हमने अभी मानवीय क्रियाकलाप के प्रकारों का अध्ययन किया, अर्थात मानवीय क्रियाकलाप कितने प्रकार के हैं उसको जानने का प्रयास किया। तो बताएं कि मानवीय क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। अब यहाँ आप अलग अलग कलर से लिखा हुआ कुछ शब्द देख रहे हैं, जैसे यहाँ लाल, नीला, हरा, श्वेत या स्वर्ण। इनको जानने का जरा प्रयास कर लीजिए, ये टर्म यहाँ क्यों यूज किया गया है। बहुत सारे जगहों पर आप किसी भी साइट पर जब देखते होंगे बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं तो उनके ड्रेस का एक कोड होता है या उनके कैप जो होती है, उनके टोपी जो होते हैं, उनके कलर को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। ये कलर परिचायक है उसके कार्य की श्रेणी की, उसके कार्य की क्षमता की, कुशलता की श्रेणी की। तो यहाँ भी विद्वानों के द्वारा, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इन क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए एक अलग तरह के रंगों का वर्णन किया गया है, जिससे इसके कॉलर की पहचान होती है, अर्थात इसे उस कलर के कॉलर वाले लोग कहे जाते हैं। जैसे कॉलर, ये कॉलर जो है व्यक्ति की गरिमा को साबित करता है, तो इस प्रकार यह रंग जो है इस क्रियाकलाप करने वाले लोगों की गरिमा को बताता है। तो आइए जानिए, ये प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो लोग हैं, इनका जो कॉलर है वो किस कलर का होता है, तो लाल कहा जाता है। यहां से 1 नंबर का प्रश्न भी बन जाता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों का के कॉलर का कलर क्या होता है, तो वो होते हैं लाल कॉलर। इसी प्रकार द्वितीयक क्रियाकलाप करने वाले जो मजदूर हैं, लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनके कॉलर का कलर कैसा होगा, तो उनके कॉलर का कलर होगा नीला। तो नीले कॉलर जो है वो किसका परिचायक है, द्वितीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों का। फिर आ जाइए तृतीयक क्रियाकलाप पर, जिसे टर्शियरी एक्टिविटीज कहा आपने। इसके इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके कॉलर का कलर कैसा होगा, तो वे हैं हरे कॉलर में। अब चतुर्थक क्रियाकलाप वाले जो लोग हैं, जो इस कार्य शैली से जुड़े हुए हैं, इस क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, इस गतिविधि से जुड़े हुए हैं, उनके कॉलर का कलर जो बताया गया है वो श्वेत कॉलर रखा गया है। अर्थात चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न लोग के कॉलर का कलर किस प्रकार का होता है, श्वेत कॉलर। यहां से सारे 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इसे रखने का प्रयास किया है। फिर पंचम क्रियाकलाप में जो शामिल लोग हैं उसके कॉलर का कलर कैसा है, तो उसके कॉलर का रंग है स्वर्ण कॉलर। तो यहां आपने जान गया सबका कि 5 जो सीरीज में क्रियाकलाप को बांटा गया है, उनके सभी के कॉलर का रंग आपने देख लिया। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोगों के लिए लाल कॉलर, द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़े लोगों के लिए नीला कॉलर, तृतीय क्रियाकलाप से जुड़े लोगों के लिए हरा कॉलर, चतुर्थक श्वेत कॉलर और पंचम स्वर्ण कॉलर। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक, पंचम क्रियाकलाप हैं क्या भाई, इनके लिए क्या है। तो इनको आप उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमने पहले ही बताया, परिभाषा के माध्यम से ही बताया कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी शहर में हैं,
आप सुबह से शाम तक की किसी एक दिन की यात्रा को अपने दिमाग में सेट करें। आप सुबह से शाम तक विभिन्न लोगों को गौर से देखें। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अलग अलग कार्यों में जुड़े हुए हैं। उनकी जो कार्य की शैली है, उनका जो कार्य है, उन कार्यों को ही इन 5 वर्गों में बांट दिया गया है और उसमें जो शामिल लोग हैं वो इसके परिचायक हो जाते हैं, इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप जो सबसे प्राइमरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे प्राथमिक क्रियाकलाप कह दिया गया। और इसे प्राथमिक इसलिए कहा गया कि ये डायरेक्ट सीधे सीधे ये किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा संपर्क किससे है, प्रकृति से है। यह प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए इसे प्राथमिक क्रियाकलाप कहा गया। और यही आगे के सभी चारों को क्या करता है, चलाने का कार्य करता है। आगे सभी चारों के लिए ये एक माध्यम का कार्य करता है, इसलिए ये प्राथमिक हो गया और इसका सीधा संबंध प्रकृति से है। अब आइए इसमें जानते हैं कि इसमें है कौन कौन से कार्य। तो इसमें है आखेट। आखेट जिसका मतलब होता है शिकार करना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर उसमें आ गया संग्रहण, पशुचारण या पशुपालन। इन सब के बाद इसमें जुड़ गया कृषि। कृषि का ही एक अलग रूप इसमें आ गया वानिकी। फिर खनन, जहाँ खदानों से लोग कार्य करते हैं, और मत्स्ययन। तो ये इसके उदाहरण हो गए प्राइमरी या प्राथमिक क्रियाकलाप के। प्राथमिक क्रियाकलाप के इन सभी को आगे के वीडियो में डिटेल से भी जानने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग इसका भी अवलोकन करेंगे। फिलहाल हम 1 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से इस उदाहरण से ही बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि इसको अधिक से अधिक तरीके से बार बार देखकर याद कर विभिन्न क्रियाकलाप के उदाहरणों को जरूर अपने दिमाग में सेट कर लें। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण आपने देख लिया, आखेट, संग्रहण, पशुचारण या पशुपालन, कृषि, वानिकी, खनन एवं मत्स्ययन। आगे द्वितीय क्रियाकलाप के आइए उदाहरण को हम लोग देख लें। द्वितीय क्रियाकलाप, चूंकि हमने बता दिया कि प्राथमिक क्रियाकलाप किससे जुड़ गया, प्रकृति से। तो जब इन प्राथमिक क्रियाकलापों का प्रसंस्करण होगा, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन करके उसको पुनः उपयोग में लाने का कार्य किया जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप में। और द्वितीय क्रियाकलाप का सीधा सीधा मतलब हो जाता है उद्योग से। तो इसलिए द्वितीय क्रियाकलाप को उद्योग क्षेत्र या उद्योग जगत भी कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप का उपनाम हो गया कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्रियाकलाप का नाम हो गया उद्योग क्षेत्र। इसमें क्या क्या आ गया, विनिर्माण, जहाँ विभिन्न चीज़ों का निर्माण होता है, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, अवसंरचना या उद्योग, ये द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण हो गए। फिर आइए तृतीय क्रियाकलाप अर्थात टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी एक्टिविटीज को अर्थात तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इन तीनों का उपनाम भी जान लेना बहुत जरूरी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप का क्या नाम हो गया, फिर से रिवाइज कर लीजिए, कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्रियाकलाप का उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्रियाकलाप का सेवा क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से उदाहरण आ गए, इनको बारीकी से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसमें आ गया सेवाएं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, मनोरंजन और पर्यटन। इस पर्यटन के भी बहुत सारे स्रोत हैं, इनको डिटेल में भी आगे के वीडियो में एक एक करके प्राथमिक को अलग, द्वितीयक, तृतीयक सबको अलग अलग से इसकी एक श्रृंखला जारी होगी। आप उसके लिए इंतजार करें और उसको आने वाले समय में अवलोकन करें। अब आइए हम लोग पहुंच चुके हैं चतुर्थक क्रियाकलाप पर, जिसे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कहा गया। और इसमें शामिल लोगों का कॉलर आपने जान लिया। इसमें आते कौन कौन से उद्योग हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसमें आ गया कानून, नीति या नियम, फिर वित्त, धन संपत्ति से जुड़ी बातें, शिक्षा, शोध अर्थात अनुसंधान, फिर सूचना एवं प्रसारण। ये लेटेस्ट चीजें को शामिल कर दिया गया चतुर्थक क्रियाकलाप में, जो उच्च क्षमता के, उच्च कुशलता की चीजें हैं। और इसी को फिर कैटेगराइज कर दिया, अर्थात कुछ दिनों पहले तक चतुर्थक क्रियाएं तक थी, अभी वर्तमान में पंचम क्रियाओं को शामिल कर दिया गया। चतुर्थक क्रियाएं से ही कुछ नए नए चीजों को, जो अति उच्च क्षमता के, उससे भी उच्च कौशल की चीजें हैं, उसे पंचम क्रियाओं में रखने का प्रयास किया गया है। और इसके अंतर्गत जो इसका उदाहरण है वो है नए विचारों की रचना, आंकड़ों की व्याख्या,
नए नए अनुसंधान और उच्च स्तर के नीति या नियमों का निर्धारण या निर्माण। तो इस प्रकार ये जो सूची आपके सामने जारी की गई है, आप इसे जरूर अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास कर लें और इसको 2, 4, 5 बार जो है रिवाइज करें और इनको अपने तथ्यात्मक पहलू के रूप में 1 नंबर वाले प्रश्नों के लिए जरूर संजो कर रखें और अपने दिमाग में सेट करें। अपने मित्रों से पूछताछ करके या ग्रुप डिस्कस करके या बार बार वीडियो को रिवाइज करके हो, इसको जरूर दिमाग में सेट करने का काम करें। हर वर्ष के एग्जाम में क्लास 12वीं के भूगोल पाठ्यक्रम के लिए यहाँ से एक आध प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर आपके सामने रहेंगे। तो आशा है कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और अपने इस प्रयास को हमारे लिए भी कम से कम एक लाइक के माध्यम से हम तक पहुंचने का प्रयास करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।